Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with our history chapter, the first war of independence 1857। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने जितना भी जाना था, आई होप आप सबको वो सब क्लियर होगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुई थी, क्या क्या कॉजेज़ दिए थे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में वो सब जाना था, राइट। अब उसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या जाना था कि कौन कौन से कॉजेज़ थे, जैसे कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इमीडिएट, ये सब कॉजेज़ के नाम जाने थे, ठीक है। और कौन कौन से डिस्कस किए थे, हम लोगों ने 3 कर लिए थे, है ना। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने 3 कर लिए थे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। जो लास्ट हम लोग को बचा है इमीडिएट कॉज, है ना। तो इमीडिएट कॉज को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद वॉर का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या क्या उसके आफ्टरमैथ थे, क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बाद हम लोग वो देखेंगे कि वॉर फेल हुई या सक्सेसफुल हुई, उन सब में हम लोग नज़र डालेंगे कैसे क्या हुआ। तो ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो हम लोगों ने देखा ही था कि कैसे उन लोग ने कब्ज़ा किया था, किस तरह से किया था। पॉलिटिकल में क्या था, उन्होंने राजाओं को अपने अंडर ले लिया, वॉर्स किया, आउटराइट वॉर्स, राइट, हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। उसके बाद मिलिट्री में क्या था कि उन्होंने अपनी आर्मी को यानी कि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री थी यानी जो आर्मी थे, सोल्जर्स थे, उनको इंडियन आर्मी में डाला और इंडियंस को अपनी आर्मी में डाला, ठीक। ये सब देखा था हम लोग ने। इकोनॉमिक में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया, है ना, उसके थ्रू कब्जा किया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स उगते थे, मतलब कि वो लोग कैसे फोर्स करते थे, हाँ, तो कैसे फोर्स करते थे फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, हम लोग ने वो सब देखा था। तो मिलिट्री कॉज में जो हम लोग का मेन है, जो 3 चीज़ें, जो 3-4 पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखनी है, जो डिस्कस करना है, और जो आंसर्स में हम लोग को आंसर्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा, ठीक, इन्फॉर्मेटिव बनाने में हेल्प करेगा, हम लोग को इसमें वो सब जानते हैं पहले, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मिलिट्री कॉजेज़ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है जो जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, राइट, हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। जो जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, उसके तहत क्या होता था कि पहले ज़माने में, ज़माना नहीं, पहले के जो टाइम्स थे, जैसे कि हाँ, ये जो 1857 की बात हो रही है ना, तो 1857 हो गया, यहाँ से हम लोग 2020 में चल रहे हैं अभी, तो 2020 से करीबन अप्रॉक्स 100 ईयर्स पहले की बात है ना। तो उस समय क्या था, एक ऐसा ट्रेडिशन था, एक ऐसा बिलीव था पंडित्स के उसमें, यानी कि जो हम लोग के हिंदूज़ हैं उसमें, कि जो पंडित होते हैं उनको बाहर, यानी कि इंडिया के बाहर, कंट्री के बाहर जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो वो बाहर ट्रैवल नहीं करते थे, तो आउट ऑफ द सी, यानी कि समुद्र पार करके वो लोग कहीं नहीं जाते थे, ठीक। तो पहला ऐसा ट्रेडिशन था। लेकिन अब ब्रिटिश को ये नीड थी कि वो इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको भेजे बाहर, यानी ब्रिटेन में, जिससे कि वहाँ पे वो लोग काम कर सके, वहाँ पे ड्यूटी कर सके, हाँ। तो जब वहाँ पे वो लोग भेजने के, जब यहाँ से जब वो लोग राज़ी नहीं होते थे, क्योंकि उनका ट्रेडिशन था, बिलीफ था, रिलीजन था, उसको हर्ट, सेंटिमेंट्स को कोई हर्ट नहीं कर सकता किसी के, है ना। तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक एक्ट चालू किया, एक एक्ट लगाया, वो क्या था, जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत क्या होता था कि जो इंडियंस थे, जैसे कि पंडित हैं, हिंदूज़ हैं, जो बाहर नहीं ट्रैवल करते थे, जिनको अलाउड नहीं था, वो लोग यहाँ से अब बाहर जाने लग गए, ठीक। इस एक्ट के अंदर जो बाहर नहीं जाते थे, जिनको अलाउड नहीं था, वो बाहर जाने लग गए अब, ठीक। तो ये ब्रिटिश आर्मी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। तो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अब जैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक, क्योंकि उनके पास पहले इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, जैसे कि अब जैसे ब्रिटिश के पास हैं, थे उस समय, कि सब एकदम इनोवेटिव और इनोवेशन से भरी हुई चीज़ें, जैसे मॉडर्न गन्स और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उस टाइम पे, उनके पास ये सब नहीं था, ठीक। तो वो लोग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग थे। अब उनका फ़ायदा उठाने के लिए क्या किया गया, उनको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक, अलग अलग रेशियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इंडियन आर्मी को, ठीक, इंडियन सोल्जर्स को। तो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, ये फॉल्ट क्या हो गया इसमें
कि जैसे अब ब्रिटिश में 2 है, ठीक, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रिटिश में 2 है तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं वो 2 है रेशियो में, ठीक, और इंडियन के देखे जाए तो वो 5 है, तो 2:5 का रेशियो समझ सकते हैं हम लोग, ठीक। और कुछ कुछ जगह में इंडियंस एकदम ही कम थे और ब्रिटिश एकदम ही ज़्यादा थे, तो ये बहुत फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था ट्रूप्स का, और एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक, इंडियंस की कैपेबिलिटी का, इंडियंस जो कर सकते थे जिसमें वो अच्छे थे उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक। फिर इल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रूप्स, अब ट्रूप्स को ले जा रहे हो, ठीक, ट्रूप्स के ट्रेडिशन को हटा के एक एक्ट लगा दिया आपने कि अब सब लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक, वो तो कर लिया। उसके बाद उसको फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कि इसमें कम रहेंगे, इसमें ज़्यादा रहेंगे, और कहीं पे एकदम ही इंडियंस रहेंगे, कम ब्रिटिश रहेंगे, तो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक। अब उसके बाद उनका इल ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जा रहा था, ठीक, यानी पुअर वेजेस थे, फॉर एग्जांपल पुअर वेजेस हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और उसके अलावा जैसे उनको खाना अच्छा नहीं मिलता था, प्लेसेस नहीं थी रहने की ढंग की, तो ये सब चीज़ें इल ट्रीटमेंट थी किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडियंस के लिए, ठीक है। तो लोअर वेजेस था और इंडियन ट्रूप्स के लिए काफ़ी लो वेजेस थी, सैलरी बहुत कम थी उनकी, ड्यूटी ज़्यादा थी, सैलरी कम थी, ठीक। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप बड़ा करके इलेबोरेट करके लिख सकते हैं अपने आंसर में। पहला जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, दूसरा फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, फिर तीसरा इल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रूप्स, कैसे ट्रीट किया जाता था उनको, और चौथा पुअर वेजेस। ये लोअर वेजेस और पुअर वेजेस ये आता है थर्ड पॉइंट में, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करने के लिए आंसर को लिख सकते हो अलग पॉइंट में भी, ठीक। तो ये तो हो गई मिलिट्री कॉजेज़ की बात, हम लोगों ने पॉलिटिकल पढ़ लिया, मिलिट्री पढ़ लिया और इकोनॉमिक पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज के बारे में, ठीक है। अब इमीडिएट कॉज कौन सा था जिसकी वजह से वॉर हुई, ऐसा कौन सा रीज़न दे दिया आखिर ब्रिटिश ने इंडियंस को कि उनके मन में पेट्रियाटिज्म की भावना आई, नेशनलिज्म की भावना आई, आखिर ये रीज़न था क्या, क्यों हुआ ऐसा। तो आइए देखते हैं। 1856 में, यानी वॉर कब हुई, 1857 में, उसके 1 साल पहले की बात है ये, ठीक। तो 1856 में इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, 1856 में क्या हुआ कि एक इंट्रोडक्शन हुआ, एक राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। अब उस राइफल का नाम क्या था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल उस राइफल का नाम था, ठीक। कब हुआ ये, 1856 में हुआ, 1856 में इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरे पे आते हैं, जो गन यूज्ड अर्लियर, यानी कि जो पहले के टाइम पे जो गन इंडियंस यूज़ करते थे, जो राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे, तो वो गन कौन सी थी, वो थी ब्राउन बेस गन्स। कौन सी थी, ब्राउन बेस गन्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किसका हुआ था, एनफील्ड राइफल्स का, पहले कौन सी यूज़ होती थी, ब्राउन बेस गन्स, ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, रिप्लेस्ड बाय एनफील्ड राइफल्स, अब जो इंडियंस ब्राउन बेस गन्स यूज़ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, एनफील्ड राइफल से, ठीक। ब्राउन बेस गन्स यूज़ करते थे, रिप्लेस कर दिया गया एनफील्ड राइफल से। अब जैसे ये है, ये थी पहले के टाइम पे जो इंडियन यूज़ करते थे ब्राउन बेस गन, ठीक है, राजाओं के पास यही गन हुआ करती थी ब्राउन बेस, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ लोडिंग गन, यानी कि जो एनफील्ड राइफल्स थी उनका उसका एक प्रोसेस था कि उसको कैसे लोड किया जाएगा, ठीक, उसका लोडिंग का एक प्रोसेस था, देखते हैं क्या था। तो कार्टिरेज था एक, उसमें एक कार्टिरेज था, अब वो क्या था वो देखते हैं। ऑफ एनफील्ड राइफल्स ब्रिंगिंग द कार्टिरेज टू द माउथ, अब उसका प्रोसेस क्या था, उसका प्रोसेस ये था कि उसमें कार्टिरेज था, ठीक, देखते हैं इससे डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे कि ये एक एनफील्ड गन है, ठीक, अब इसका प्रोसेस कैसे है, अब ये गन है, ठीक, और इसमें कार्ट्रिज है, ठीक है, इतना है। अब उस कार्ट्रिज को मुंह के पास लाते थे, ब्रिंगिंग टू द माउथ, यानी उसको मुंह के पास लाते थे, ठीक। अब मुंह के पास लाने के बाद उसको खींचते थे, जो उसमें एक पेपर होता था ग्रीस्ड पेपर, उसको खींचते थे, ठीक। उसके अंदर पाउडर होता था एक, ठीक है, पाउडर होता था, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बारूद, ठीक है।
तो उसके अंदर पाउडर होता था। अब पाउडर को इस जो गन है उसमें फिल किया जाता था, ठीक है, इस गन में फिल किया जाता था और फिर एक स्टिक से उसको पूरा अंदर तक अच्छे से फिल किया जाता था। उसके बाद इसको शूट किया जाता था, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे था कि जो कार्ट्रिज है उसको अपने माउथ के पास लाके उसको पुल करते थे, खींचते थे, ठीक, उसमें कार्ट्रिज पेपर था, उसको खींचते थे, उसमें से जो पाउडर निकलता था उसको गन में फिल करते थे, फिर एक स्टिक के थ्रू उसको अच्छे से फिल करते थे और फिर वो जो शूट करने के लिए वो रेडी होती थी। ये उसका पूरा लोडिंग प्रोसेस था, ठीक है। दी पेपर कार्ट्रिज, तो कार्ट्रिज जो था वो ग्रीस्ड पेपर से बना था, ठीक है। कंटेन्स दी पाउडर, अब उसमें पाउडर था, ठीक, एंड बॉल स्लाइटली स्मॉलर देन दी बॉल, अब उसमें छोटी सी बॉल भी थी, ठीक। ये प्रोसेस था लोडिंग का। अब ये कैसे अफेक्ट किया वॉर में, मतलब ये इसकी वजह से वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो देखते हैं। तो 1857 आ गए अब हम लोग, यानी ये जो इंट्रोडक्शन था ये गन का, ये कब था, एक साल पहले 1856। अब 1857 में क्या हुआ, जनवरी में यानी फर्स्ट मंथ में क्या हुआ कि रूमर्स, एक अफवाह फैलने लग गई, कहाँ से, बंगाल से एक अफवाह फैलने लग गई, रूमर्स फैलने लग गए दैट ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज है, जो ग्रीस्ड पेपर वाला कार्ट्रिज है, वॉज मेड विद द फैट्स ऑफ काउस एंड पिग। वो किसके फैट से बना था, काउ और पिग के फैट से बना था, ठीक है। तो क्या देखा अभी तक, कार्ट्रिज जो थी वो ग्रीस पेपर था, अब वो किससे बना था, काउ और पिग के फैट से, ठीक। तो अब जो काउ है वो हम लोग के हिंदू के धर्म में उनको हम लोग क्या कहते हैं, गौ माता कहते हैं, ठीक। अब उन्हीं के फैट से जब वो बनेगा उसको हम लोग वो भी माउथ के पास लेके जाएंगे तो वो हिंदुओं के लिए काफ़ी डिसरिस्पेक्ट था, किसके लिए, किसकी तरफ, काऊ की तरफ, ठीक। तो वो अच्छा नहीं माने, हिंदुओं ने अच्छा नहीं माना, ठीक। ये तो वही काऊ का बात। अब आती है पिग की बात। पिग में क्या था कि जो मुस्लिम्स थे, ठीक, अब मुस्लिम्स जो है पिग को अनक्लीन मानते हैं, है ना। तो मुस्लिम पिग को अनक्लीन मानते हैं, जिसकी वजह से एक और वहाँ पे रूमर्स फैलने लग गए कि रूमर्स नहीं, एक्चुअली वहाँ पे डर फैलने लग गया, है ना, कि इससे बनती है तो हम लोग इसको माउथ के पास लेके जाते हैं, मुंह के पास लेके जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक, क्योंकि अब रिलीजन है, अब रिलीजन को हर्ट हो रहा है, उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। तो ऐसे ही था। तो काऊ हम लोग हिंदुओं में पूजते हैं काऊ को, और पिग मुस्लिम्स में अनक्लीन होती है, ठीक। तो ये तो हो गया इमीडिएट कॉज। अब कार्ट्रिज की वो देखते हैं, इमेज देखते हैं कैसे होता था। तो ये पेपर कार्ट्रिज है, ठीक है। अब ये जो पेपर कार्ट्रिज है, एक मिनट जूम कर देते हैं, क्लियर होगा। अब ये जो पेपर कार्ट्रिज है ये पेपर केस है इसका पहले, ठीक है। अब नीचे इसके ग्रीस है, यहाँ पे ग्रीस लगी है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, पाउडर भरा हुआ है ना, यहाँ पे पाउडर भरा हुआ है जो यूज़ करते हैं हम लोग, करते थे वो लोग इसमें गन में डालने के लिए, ठीक है। अब इसको खींचते हैं वो लोग, तो यहाँ से खींचते थे, पाउडर आता था बाहर, ठीक। अब जब पाउडर बाहर आता था उसके बाद क्या होता था, सी इस इमेज में वो माउथ से उसको खींच रहा है पेपर को, है ना। उसके बाद गन है हाथ में उसके, तो क्या हो रहा है, फिर ये गन में पाउडर को भर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या था, लोडिंग प्रोसेस था किसका, एनफील्ड राइफल का, ठीक है। तो ये चीज़ हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, यानी इंडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। जो एक और रीज़न मिल गया अब भाई उन लोग को वॉर के लिए, है ना। अब वॉर हो गई, सब कुछ हो गया, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसमें हिस्सा लिया, ठीक। पॉलिटिकल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, मिलिट्री कॉज हो गया, इमीडिएट कॉज भी हो गया। उनको काफ़ी रीजंस मिल गए इंडियंस को, है ना। तो इंडियंस को रीज़न मिल गए वॉर करने के लिए। अब वॉर किस में रिजल्ट किया, वॉर तो हो गई लेकिन वॉर का भी कुछ रिजल्ट होगा ना। तो वॉर किस में रिजल्ट किया, वॉर के बाद क्या हुआ ये देखते हैं उसको। तो कॉज ऑफ अ फेलियर, अब जो वॉर थी, वॉर इतने अच्छे से नहीं हो पाए कि हम लोग को एक बार में फ्रीडम दिला पाए, इंडिपेंडेंस दिला पाए। हाँ, तो अब
वो फेल हो गई, जो कॉज था उसका कॉज देखते हैं कि वो फेल हुई तो हुई कैसे आखिर। हाँ, तो बाय एंड ऑफ 1858 ये वॉर जो है 1 साल तक चली, ठीक, 1857 से 1858 तक, ठीक। बाय द एंड ऑफ 1858 वॉर वॉज ओवर, ठीक। तो 1858 के एंड तक वॉर ख़त्म हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, वन बाय वन ऑल लीडर्स एंड एबल कमांडर्स पास्ड अवे। अब धीमे धीमे जो एबल कमांडर्स थे, लीडर्स थे और फाइटर्स थे, वो उनकी धीरे धीरे डेथ होने लग गई, है ना। तो उसके बाद तो ये तो हो गया कि वॉर का जो था वो अच्छी नहीं हुई, वॉर फेलियर में रिजल्ट की, ठीक। इंडिपेंडेंस हम लोग को नहीं मिली। अब रीजंस क्या क्या थे उसके, तो पहले पे आते हैं। पहला रीज़न क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में बहुत ज़रूरी है कोई भी एक ग्रुप में, ठीक। अब कोई भी एक ग्रुप में या तो 2 लोग हैं, किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अपने धुन में कोई एक काम कर रहा है, कोई एक अपनी धुन में काम कर रहा है, तो हर चीज़ गड़बड़ होगी, है ना। सबको एक साथ यूनिटी में रहना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए, ठीक। अब उस टाइम पे अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट किया होगा किसमें, वॉर में, और सॉरी वॉर के फेलियर में। हाँ, तो जो रिजल्ट किया होगा किसमें, वॉर के फेलियर में। तो अब क्या हुआ था देखते हैं। एक्शन वॉज सपोज टू बिगिन ऑन 31 मई 1857। तो ये एक्शन जो है जो थे वो शुरू होने वाले थे कब, 31 मई में 1857 में, ठीक है। उसके बाद बट मे 10 इंसिडेंट, अब मे 10 में कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, अभी के लेवल के लिए हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो बस हम लोग इसको याद करेंगे कि जो हम लोग का होने वाला था, जो एक्शंस होने वाले थे, वो कब हुआ, 31 मई को 1857 में, ठीक। जो होने एक्शन वो सपोज टू बिगिन, तो 31 मई को होने वाले थे, सपोज टू बिगिन, है ना। बट मे 10 इंसिडेंट, मे 10 में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से डिस्टर्ब द होल प्लान, जो क्या करा, होल प्लान को डिस्टर्ब कर दिया, सारे प्लान को क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक। नो सीरियस एफर्ट्स वर मेड टू रिलीज द सीज ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली सीज था, ठीक। अब सीज किसके कौन किया होगा, सीज किसके थ्रू होगा, ऑब्वियसली जब ब्रिटिश का रूल है तो ब्रिटिश के थ्रू ही सीज होगा, राइट। तो सीज जो था उसको छुड़ाने के लिए कोई भी सीरियस एफर्ट ऐसे लिए नहीं गए। अब भाई उस समय इतना आइडियाज़ नहीं था, इतने स्मार्ट नहीं थे इंडियंस कि किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिक्स करें, किस तरीके से वो लोग ब्रिटिशर्स को फूल बनाएं, किस तरीके से क्या करें। तो उस वजह से इतने सीरियस एफर्ट्स भी नहीं लिए गए थे कि दिल्ली जो है वो सीज थी, ठीक। तो दिल्ली को रिलीज़ करने के लिए कुछ इतने सीरियस एफर्ट्स नहीं लिए गए थे, किसके थ्रू, ना नाना साहेब ने लिए, ठीक, और जो भी अलग अलग लीडर्स थे उन्होंने भी कुछ ऐसा सीरियस एफर्ट नहीं लिया, ठीक। तो ये हो गया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। इसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, जब दिल्ली नहीं सीज हुई तो एक जो सेंटर पार्ट है इंडिया का वही नहीं रिलीज़ है, तो वो आगे किसी न किसी चीज़ में तो रिजल्ट करेगा ना। तो अब नाना साहेब ने भी कोई एफर्ट नहीं लिया और जो दूसरे अच्छे लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ एफर्ट नहीं दिखाया, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके अलावा कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं, उसके बाद लीडरशिप भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन एटलीस्ट दे ट्राइड, है ना। कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने कम से कम कोशिश तो की। सबके मन में नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म की भावना आई, वही बहुत था उस टाइम पे, नहीं तो कब तक राज चलता कुछ भरोसा नहीं था, है ना। तो अब पहला क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा क्या था, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडर, यानी कि उसमें लीडर्स इतने अच्छे नहीं थे। नो डाउट रानी लक्ष्मीबाई और जो अदर लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होकर उनसे आँख से आँख मिला के लड़ाई की, बात की, वो सब नो डाउट बहुत अच्छा था। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे, इतने स्मार्ट थे, इतने पावरफुल थे, उनके पास इतनी इनोवेशंस थी, इतने गन्स वगैरह, आर्मी, सब कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, ठीक है। तो उसके मुकाबले जो लीडरशिप हुई, जो हमारे इंडियंस के लीडर्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है, इतने केपेबल नहीं थे, तो लैक था उसका। some leaders or fighters no doubt attained notable victories,
जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा हम लोग लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, है ना। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए, लास्ट तक वो लड़ी, अपनी लास्ट ब्रेथ तक। हाँ, तो नो डाउट उनकी जो विक्ट्री थी वो हम लोग नोटेबल है, यानी हम लोग आज तक उनको पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद सच एज रानी लक्ष्मीबाई, वही लिखा है, सच एज रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, ठीक, एंड कुंवर सिंह। ये देखिए तात्या तोपे की इमेज है और ये कुंवर सिंह की, ठीक। बट देयर एक्टिविटीज़ वर कन्फाइंड, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ एक तरीके तक सीमित थी काफ़ी, ठीक, टू नैरो एरिया एंड एक्सटेंडेड ओवर अ ब्रीफ पीरियड। तो जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी कन्फाइंड थी, काफ़ी सीमित तक थी और एक नैरो एरिया तक ही थी बस, ठीक। उसके बाद जो नैरो एरिया तक थी और काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं वो काफ़ी कुछ कर सकती थी, लेकिन उनकी हेल्प काफ़ी लीडर्स ने नहीं की उस टाइम पे, क्योंकि वो लीडर्स जो थे ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे और उनके साथ बगावत की, कॉन्स्पिरेसी की, है ना। तो आपने अगर देखा होगा मणिकर्णिका मूवी भी अगर, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक, उन्होंने ही महल का रास्ता बताया, सीक्रेट दरवाज़ा जो था वो बताया, जिसकी वजह से वो थोड़ी वीक पड़ गई रानी लक्ष्मीबाई। जब अपने ही नहीं साथ देंगे तो कैसे लड़ेंगे वो लोग, कैसे क्या करेंगे। तो यही है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ एफिशिएंट लीडर्स, ठीक है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ ब्रिटिश कॉज वेरी एबली प्रमोटेड बाय लीडर्स। तो यानी कि अब ब्रिटिश जो है वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। हाँ, तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे उनको इंडियंस की वीकनेस पता चलती जा रही थी। अब इंडियंस की वीकनेस उस टाइम पर भी यही थी और अभी भी कहीं ना कहीं यही है कि आपस के लोग ही दगाबाजी करते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स को पता चल गई वीकनेस क्या है, और कौन कौन जिनका नाम सामने आता है, कौन कौन से लीडर्स थे, वो है लॉरेंस, ठीक, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड हैवलॉक एंड लॉर्ड कैंपबेल, ठीक। तो ये 3-4 लॉर्ड्स का नाम सामने आता है जिन्होंने काफ़ी स्मार्टली इंडियंस पे कवर करने की और अच्छे से कोशिश की, ठीक। तो ये तो हो गया लीडरशिप की बात और कोऑर्डिनेशन की बात। हाँ, उसके बाद क्या है, सुपीरियर इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे वो लोग एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो अब वो कैसे रिजल्ट किया कि इंडियंस को और दबाने में, उनके फेलियर में वो और कैसे रिजल्ट किया, इस तरीके से किया कि ब्रिटिश हैड द एडवांटेज ऑफ फार रीचिंग टेलीग्राफ सिस्टम। अब हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि इंडियंस को इनोवेशन से डर था, राइट, ये हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, तो इंडियंस को इनोवेशन से क्यों डर था, क्योंकि जो उन्होंने राजा महाराजाओं पे हमारे पहले के टाइम पे जो उन्होंने हमला किया था वो भी काफ़ी एडवांस गन थी, मशीन्स थी, उनके थ्रू किया था, ठीक। अब यहाँ पे इंडिया में कुछ भी सेटअप हो रहा था, जैसे टेलीग्राफ पोल थे, है ना, जैसे पोल सेटअप हो रहे थे, उनसे भी इंडियंस को कहीं ना कहीं डर था। अब डर किस बात का था, तो डर उनको ये था कि कहीं इस पे हम लोग को फांसी ना दी जाए, इस हम लोग को हैंग ना किया जाए अगर हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ जाएंगे तो, ठीक। तो ये सब डर थे उनके मन में। उसके बाद अब जब ये टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब टेलीग्राम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जब ब्रिटिश आने लग गया, ब्रिटेन से वो टेलीग्राफ जब आने लग गया, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि ब्रिटिश के लिए ये ईजी हो गया, जो ब्रिटिश आर्मी थे, लॉर्ड वगैरह थे, उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया। तो वो कि वो फार रीचिंग, जो फार में जो दूरी पर उनके आर्मीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अब इंडियंस को आता नहीं था इतना यूज़ करना, इतने स्मार्ट नहीं थे उस टाइम पे वो, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि ब्रिटिश आखिर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो वो दूर दूर से बात करते थे एक दूसरे से टेलीग्राफ मशीन के थ्रू। जैसे ये इमेज है, तो ये उस टाइम की ही टेलीग्राफ मशीन है जिसके थ्रू ब्रिटिश कांटेक्ट करते थे आपस में। हाँ, अब दे कुड पोर मेन एंड मटीरियल्स इनटू प्लेसेस वेयर दे वर नीडेड। अब क्या करते थे, अब वो लोग स्लेव की तरीके ट्रीट करने लग गए इंडियंस को। हाँ, तो अब वो जब स्लेव की तरीके ट्रीट करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि जो मेन थे और जो मटीरियल्स थे जो ब्रिटिश के यूज़ में थे, जैसे आर्मी है
और कुछ कुछ मटेरियल्स हैं, सामान वगैरह, तो उसको वो लोग क्या करने लग गए, बाहर पोर्ट करने लग गए, बाहर भेजने लग गए जहाँ भी उनको मन था, जहाँ भी ज़रूरत थी। ठीक, तो इस तरीके से वो लोग यूज़ कर रहे थे इंडियंस को और उनके सामान को, हाँ, और उनको एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे। ठीक, तो ये था इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज की किस तरीके से उसका यूज़ करके इन लोग ने इंडियंस को फूल बनाया। ठीक है, पहला क्या था, पहला था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक, दूसरा था इनसफिशिएंट लीडर्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, उसका तीसरा क्या है कि इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज की वजह से ब्रिटिशर्स सुपीरियर थे। ठीक, अब द वॉर वॉज लोकलाइज्ड, तो उसके बाद कौन सा रीज़न आता है, चौथा रीज़न जो है, द वॉर वॉज लोकलाइज्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो मैनी पार्ट्स वर नॉट अफेक्टेड बाय द अपराइजिंग एट ऑल। तो अब कुछ कुछ जगहों पर ये जो अपराइजिंग थी, ये जो नेशनलिज्म पेट्रियाटिज्म की अपराइजिंग थी, ये कई कई जगहों पर तो बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं की थी। ठीक, जैसे किसी किसी को तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था कि जो हो रहा है होता रहे, जो हो रहा है सही है, उस टाइप से। तो उसमें से पंजाब था एक, पंजाब रिमेन एब्सोल्युटली क्वाइट। तो पंजाब एकदम शांत था, उसको मतलब नहीं था बिल्कुल, जो भी हो रहा है होता रहे, तो पंजाब एकदम क्वाइट था। ठीक, इंडियन रूलर्स लाइक सिंधिया एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद स्टूड बाय द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। अब देखो एक और आया बगावत करने वाले लोग। ठीक है, तो जैसे कि निज़ाम है हैदराबाद के और सिंधियाज जो थे वो किसके साइड हो गए, ब्रिटिश के साइड हो गए। एक और वीक पॉइंट मिला ब्रिटिश को, है ना, कि अब जब आधे इंडियंस, कुछ कुछ लोग ही इंडियन सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, पंजाब एकदम क्वाइट है। ठीक, आधी प्लेसेस में, कुछ कुछ रीजन्स में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है अपराइजिंग का, पेट्रियाटिज्म वगैरह का, है ना, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं है। और उसी के साथ साथ एक और क्या हो गया, जो निज़ाम थे हैदराबाद के और सिंधियाज थे वो भी ब्रिटिश के साइड हो गए। तो अब ऑब्वियसली ब्रिटिश स्ट्रांग हो गई, उनको वीक पॉइंट पता चल गया, तो अब वो दूसरे तरीके से अटैक करने का सोचेंगे, है ना। अब आगे क्या है, इंडिपेंडेंस वर मेंट ओनली फॉर द रूलिंग चीफ्स, देयर वॉज नो फ्रीडम फॉर द कॉमन पीपल इन इट। यानी कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित रह गई। सिर्फ उनके मन में आया कि हम लोग को ब्रिटिशर से छुटकारा चाहिए, उनसे आज़ादी चाहिए। जो कॉमन पीपल थे, जो जनता थी, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था कि फ्रीडम की तरफ वो लोग कोई एक मेजर स्टेप्स लें। ठीक, आक्रोश बहुत था सब में, आने लगा था धीरे धीरे कि हम लोग को अब ब्रिटिशर छुटकारा चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आया था वो किसमें, राजाओं में आया था। हाँ, राजाओं में आया, लीडर्स में आया। कुछ कुछ जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो कॉमन पीपल थे बिल्कुल शांत थे, लेकिन अब जो प्लेसेस हैं, जैसे पंजाब ही हम लोग ने एग्जांपल लिया, पंजाब है एक, तो उसमें बिल्कुल भी किसी को मतलब नहीं था। तो यही एक चीज़ मिला, एक और माइनस पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट था इंडियंस के लिए। ठीक, तो वॉर लोकलाइज थी, कुछ कुछ एरिया में बस लोकल एरिया में वॉर हो रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। ठीक, अब रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। तो वॉर हम लोग का फेल हो गई। ठीक है, अब फेल होने के बाद क्या क्या हुआ, एकदम से तो हम लोग को फ्रीडम मिली नहीं है, फ्रीडम हम लोग को कितने साल बाद मिली है ना। तो गांधी जी और उन सब के बाद हम लोग को फ्रीडम मिली है। ठीक, अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर्स हैं, एक बार रीड कर लीजिए इसको, फिर डिस्कस करते हैं। Although this war did not result in Indian independence, वही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस में ये रिजल्ट नहीं किया। ठीक, तो ये जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका क्या हुआ, है ना, वो भी तो जानना ज़रूरी है। उसके अलावा जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना इनफ है। आप लोग इसको रिवाइज़ करिएगा, बार बार देखिएगा, और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।